नमस्कार। पॉडकास्ट विद अर्जुन शर्मा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन शर्मा। आज हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर जिस शब्द के लिए हर हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है, कश्मीर जिसका ध्यान आते ही जहन में एक हसीन ख्वाबगाह का चित्र आता है, ख्याल आता है, जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियाँ हैं, झीलें हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, वादियाँ हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं और वहाँ के खूबसूरत लोग। लेकिन कश्मीर की एक तस्वीर पहले भी हमारे जहन में कुछ साल के लिए पेवस्त कर दी गई थी, कील की तरह ठोक दी गई थी, जहाँ पर जाने के विचार से ही लोग डर जाते थे, घबराते थे। वहाँ तो गोलियाँ चलती हैं, वहाँ तो बम चलते हैं, वहाँ तो इंसानी ज़िंदगी की कद्र कीमत जो है वो तो एक कौवे और बिल्ली जैसी भी नहीं है। तो वहाँ क्यों जाए? सिर्फ हसीन वादियों में जाने के लिए मरना जरूरी नहीं। इसलिए उस कश्मीर और आज के कश्मीर की हम जब बात करेंगे तो इसमें एक विशेष बात ये हुई है कि धारा 370 के टूटने के बाद ये पहला चुनाव है जो कश्मीर वैली और जम्मू में हो रहा है। और इस चुनाव में बहुत सा बदलाव, बहुत सी चेंज, खास तौर पे वैली में। कश्मीर में कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी 95% से भी बहुत ज़्यादा है। नाम मात्र दूसरी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो उस लिहाज से जो परसेप्शन पूरे देश में बनी है कि भाजपा को मुस्लिम वोटर एन ब्लॉक करके वोट नहीं देता, तो वो कुछ हद तक प्रमाणित भी हुआ लोकसभा चुनाव में। लेकिन कश्मीर की जो ताज़ा स्थिति है वो वास्तव में ऐसी सोच रखने वालों को चौंका देगी, हैरान कर देगी, परेशान कर देगी कि ये क्या हो रहा है, क्या होता था, क्या होता था। यहाँ से जब लोग जाते थे तो वहाँ के बशिंदे उनसे पूछा करते थे कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। दिल मन में सोच जाता था, दिल जल्द भूल जाता था कि ये भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं और हमको हिंदुस्तानी क्या कि खुद को कौन से देश का मानते हैं। लेकिन आज कश्मीर घाटी में वो बात नहीं है। कश्मीर की मौजूदा फिजा की तस्दीक के लिए मैंने बीते 2 दिनों में लगभग 500 वीडियो देखे हुए, अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग विचार के लोगों के, अलग अलग तरह के। लेकिन उसमें जो कॉमन बात निकल के सामने आई, जो चाहे डल झील के किनारे बैठ के बोल रहा है, चाहे वो लाल चौक में बोल रहा है, या फिर बिजबेड़ा और बारामूला के दूर दराज के इलाकों में वहाँ की स्थानीय जनता बोलती है, उनका सबसे पहला वाक्य होता है कि मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने हम लोगों को लूटा है, हमारे कश्मीर का वातावरण विषैला किया है, हमारे बच्चों को बंदूक और पत्थर देकर आगे करके मरवाया है, अपने बच्चों को विदेशों में कश्मीर से बाहर उनकी तरबियत की है, परवरिश की है, उनको पढ़ाया है, लिखाया है। दूसरा, भ्रष्टाचार और आम जनता की इतनी ज़्यादा बड़ी अनदेखी जो है उसका सवाल वो लोग उठाते हैं। और मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि इन 400-550 वीडियो में से
एक भी वीडियो मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी ने इन दो परिवारों की तारीफ में दो शब्द बोले। लगभग घाटी जो है वो इन दो परिवारों के मामले में तो एक तरफा हो चुकी है, ये मैं यहां बैठ के आज दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात जो सबसे चौंकाने वाली है, भाजपा और मोदी का नाम नफरत से नहीं लिया जा रहा, मोहब्बत से लिया जा रहा है। एक वीडियो में लाल चौक के सामने खड़े एक दिहाड़ीदार मजदूर को मैंने वहां के कई पढ़े लिखे लोगों के साथ बहस करते हुए, अपने तर्क देते हुए, अपने अनुभव बताते हुए चारों खाने चित करते हुए मैं हैरान था कि सवेरे से लेकर शाम तक मजदूरी करने वाला ये बंदा कश्मीर की कितनी गहरी समझ रखता है और कश्मीर के लोगों की जो स्थिति है उसका कितना शानदार विश्लेषण उसके पास है। उसने बताया कि उसका भाई भी छोटा तो था, वो भी मिलिटेंट बन गया था और उनको मिलिटेंट बनाने वाले जो थे उकसाकर आज वो कश्मीर में ही नौकरियां कर रहे हैं और उन परिवारों के पिछलग्गू होने के कारण उनको सरकारी नौकरियां भी मिल गई, जिन्होंने भड़काकर लोगों को, हजारों लोगों को इस तरफ धकेला, वो आज मजे से ऐश कर रहे हैं। वहां की डेवलपमेंट के बारे में वो बुजुर्ग बताता है कि ऐसा विकास हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा, इतने फ्लाईओवर, इतनी अच्छी सड़कें, इतना सारा अच्छा इंतजाम। वो एक और बात बताता है, वो बताता है कि जब बाढ़ आई 2016 में तो हमें फौज ने बचाया, हमारे घर मोहल्ले ढह गए, झेलम का पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो करके आया। और वो पूरी दावे से बोलता है कि मुझे और मेरे इलाके के लोगों को केंद्र की तरफ से सहायता के नाम पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की ग्रांट मिली। उसने बोला मुझे भी 1 लाख रुपया मिला, जो कि पूरे जीवन काल में कश्मीर में रहते हुए, कश्मीर का बाशिंदा होते हुए 370 जैसी चीज का तमगा लटकाए हुए मुझे कभी नहीं मिला। और वो साफ साफ बताता है कि 370 की जरूरत नहीं है, उसके होते परेशानियां थी, ये परिवार हावी थे। आज हम लोगों को ठंडे दिमाग से बैठ के सोचने का मौका मिल गया है। बड़ी हैरानी की बात थी मेरे लिए। फिर मैंने चैनल बदल बदल कर देखा, पहाड़ी और बकरवाल लोगों के इंटरव्यू, कमाल के। वो बोलते हैं कि हमारे गांव में आप जिस सड़क पर चल के आए हो वो 70 साल बाद बनी है और उसको मोदी ने बनवाया है। मोदी हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरियां खुलवा रहे हैं, मोदी हमारे यहाँ पे स्कूल खुलवा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को 40-40 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। सामान्य सा विकास, इसका मतलब कश्मीर में ये भी नहीं हुआ। मुझे कुंवर विजय प्रताप सिंह की वो बात याद आ रही है, जब वो एक चुनाव में वहां पे पर्यवेक्षक बन के गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने जिन जिलों में चुनाव संपन्न करवाने के लिए मुझे यहाँ से डेपुटेशन पे भेजा गया था, वहाँ पे किसी को सर दर्द की गोली लेनी हो तो कई किलोमीटर जाना पड़ता है। दूर दराज तक 10-10, 20-20 गाँव में कोई डिस्पेंसरी तक नहीं है, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। लोगों की सेहत जो है, जबकि ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ पे बीमारी, खांसी, जुकाम ये आम बीमारी है, जबकि उसके लिए एक दवा की गोली लेने के लिए कितने 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता। तो वही चीजें मुझे उन लोगों के मुख से सुनने को मिली। ये एक नया तजुर्बा था। मैंने वहां के कुछ सीनियर पत्रकार जो मेरे मित्र हैं उनसे भी बातचीत की कि क्या स्थिति लगती है।
तो लगभग सब कमोवेश जो उनका मानना था, उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी की जो दिशा है, जो दशा है और सोच है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा बदलाव है। उन लोगों ने विकास के दर्शन जो किए, उन लोगों की सुविधाओं के लिए जो नए करीब 200 से 300 एक्ट नए इंट्रोड्यूस किए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तक कश्मीर में लागू नहीं था। वहां की बेटी बाहर शादी कर ले तो आपको पता ही है कि उसको बाप की संपत्ति से राइट नहीं मिलता था। इसके साथ साथ 2000 वाल्मीकि परिवार जो 1961 में अमृतसर और पठानकोट से लाकर वहाँ बसाए गए थे ताकि कश्मीर की सैनिटेशन ठीक रहे, सफाई का इंतजाम होता रहे, उन लोगों को वोटर नहीं बनाया गया था। एक वीडियो में मैंने 50 साल का मनोज देखा जो वाल्मीकि बरादरी से था और उसका पहली बार वोट बना था। वह पहली बार अपना मतदान करने जा रहा था। है ना कमाल की बात। कश्मीर में ये जो बदलाव है उसके चलते पत्रकार साथी तो 10+ सीट जो है वो भाजपा को दे रहे हैं, 47 है, और बाकी की जो है उनमें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का तो पत्ता साफ है। जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट 1986 के इलेक्शन में खड़े हुए थे और इनके साथ मतपत्रों में हेराफेरी हुई, लूटमार हुई, इनको मारा पीटा गया। मुश्किल से 6-7 लोग कामयाब हुए जबकि वोट शेयर 34% था। ये 86 की बात है। और उस लोकतंत्र के डाके के बाद कश्मीर के हालात तेजी से बदलने और बिगड़ने शुरू हुए थे। एक महिला अधेड़ उम्र की 50-55 के फिर में होंगे, वो बता रही थी कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने जाते थे तो रास्ते में स्कूल में ही उनको घेर के 500-500 रुपया देकर उनके पत्थर दे दिए जाते। तो सवाल करने वाले ने कहा कि क्या उनके माँ बाप को पता नहीं चलता था? तो उन्होंने कहा कि मजबूरी में जो बाप बाहर हुई हड़ताल की वजह से कुछ कमाने नहीं जा पा रहा और किसी बहाने से ही बेटा 500 रुपया ले आया तो मजबूरन वो रख लेते, इस्तेमाल कर लेते। एक कश्मीरी दरवेश जैसी शक्ल सूरत का था और एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। डल झील के किनारे पे बनी जो सीमेंट की पटरी है उसमें बैठा था और पीछे चार चिनार की लोकेशन नजर आ रही थी, पहाड़, और एक दूसरी तरफ शंकराचार्य के मंदिर पर भी वो शॉट ले रहे थे। उस आदमी ने इंटरव्यू देने वाले के सवाल के जवाब में जो कहा वो मेरे दिल को छू गया। मैं आपसे भी वो शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा कि लुट गए हम, बर्बाद हुए हम कश्मीरी, हमें क्या मिला और किसी का क्या गया। चूल्हे नहीं जले तो हमारे घरों में, बच्चे नहीं पढ़े तो हमारे, शिक्षित नहीं हुए अंधेरों में रह गए हमारे बच्चे, गोली का शिकार हुए, पैलेट का शिकार हुए तो हमारे बच्चे, पत्थरबाजी में पकड़े गए, जेलों में गए हमारे बच्चे, फौज के साथ झगड़े करने के लिए आगे किए गए हमारे बच्चे, बाहर का व्यापारी किसी कश्मीरी दुकानदार पर भरोसा नहीं करता कि भाई पैसे पहले दो तब माल मिलेगा, जबकि हालात जब सामान्य थे 86 से पहले तो नीचे का जो मैदान का व्यापारी है वो कश्मीरी दुकानदार को लाखों रुपए का उधार दे दिया करता था। बड़ी हैरानी की बात।
और उसने कहा कि हम लोगों ने भी इतना सारा खो लिया, एक पाकिस्तान आया तो उसने भी हमारे हाथ में बंदूक दे दी। तो हमने बैठ के यहाँ पे सोचा है शांति में कि जो बुझ गए, जो चले गए वो तो चले गए, जो हैं उन्हें तो महफूज रखो, उनको तो महफूज और बचा के रखो। और दूसरा, सरकार ने हमारे जख्मों पर लगता था कि नमक छिड़क दिया है, क्योंकि प्रचार करने वालों ने हमसे कहा था कि अगर धारा 370 टूट गई तो आप मुसलमान नहीं रह सकोगे, आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकोगे, आपको माथे पे टीका लगा के मंदिरों में जाकर घंटियां बजानी पड़ेगी, आपको हिंदू बना लिया जाएगा। तो वो बंदा बोलता है कि 5 साल 6 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग वैसे ही अपनी इबादत गांव में जाते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। रादर जब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, सरकार की सख्ती की वजह से भी, सरकार के विकास की वजह से भी, हमको कहा गया था कि बाहर के आएंगे और हमारी जमीनें लूट लेंगे, खींच लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। हम लोग अब मैदान वालों की फितरत भी समझ गए हैं कि वो आते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन जाते वापस ही हैं, जहाँ रह नहीं सकते, जहाँ रहते नहीं हैं। और अगर कोई बड़े उद्योग लगेंगे, लोग रहेंगे भी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रोजगार तो कश्मीर को मिलेगा, पैसा तो कश्मीर के पास आएगा। केंद्र सरकार राशन दे रही है, केंद्र सरकार जिन महिलाओं के घरों में चूल्हे नहीं है उनको गैस सिलेंडर दे रही है, गोल्डन कार्ड दे रही है, लोन के लिए, नए स्पेक्ट्रम शुरू करने के लिए, नए नए उद्योग धंधे लगाने के लिए, छोटे काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए सरकार पैसे दे रही है। तो क्यों ना आजमा के देखा जाए। देखिए, फाइनली मैं यहाँ पे भाजपा का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं ये कहूँगा कि चुनाव जिस मूड में हो रहे हैं वो बहुत मज़ेदार है। चुनाव हो, इतनी भारी तादाद में वोटिंग हो कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह जाए। और एक बात तय है कि मुस्लिम बहुल घाटी से अगर भाजपा को 2 से 4 सीटें भी मिल जाती है भाजपा के सिंबल में, तो ये पूरी दुनिया को मैसेज होगा। और जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं यूएस में जाकर, जो लोग कह रहे हैं कि सिखों को भी अब पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं मिलने वाला, उनके कड़े उतार लिए जाएंगे, उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाएगा, उनके मुंह पे कश्मीर की जनता तमाचा मारेगी। कश्मीर सदा और सदियों से है, सदा से है। कश्मीर का जिक्र नीलमत पुराण में भी आता है, महाभारत में भी कश्मीर का जिक्र था। कश्मीर का नाम कभी बदला नहीं, कश्मीर का मिजाज बदलता रहा है। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि हे ईश्वर, कश्मीर को किसी की नजरें ना लगाना। कश्मीर ऐसे ही हंसता खेलता, काम करता, व्यस्त नजर आना चाहिए, वहाँ बंद की और हड़ताल की अब गुंजाइश ना बचे। बहुत बहुत शुक्रिया।